3 महीने 45 जिलाध्यक्ष और 51 पदाधिकारी का आदेश। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी अभी तक नहीं बनी। जी हां, नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। 3 महीने बीत जाने के बाद भी राजस्थान के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए हैं। हाईकमान ने 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन अब संगठनात्मक गतिशीलता प्रभावित होने लगी है, जिससे पंचायत चुनाव की रणनीति भी सवालों के घेरे में है। क्या 51 पदाधिकारियों की सीमा और जातिगत संतुलन की जटिलताएं जिला अध्यक्षों की देरी की वजह है, या फिर ये संगठन में नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाता है? तो आज की बहस में हम जानेंगे क्यों रुकी है कांग्रेस की मशीनरी और क्या है इसका समाधान। और चलिए आप चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का आप लोगों से तारुफ मैं करवा देती हूं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। तो वहीं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी के साथ में ही चर्चा का आगाज करूंगी। 22 नवंबर 2025 को 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा होती है और उसके बाद में यह आदेश आता है कि 15 दिन का वक्त दिया है, अब कार्यकारिणी भी तय कर लीजिए, बना दीजिए। लेकिन शायद इस बात को तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी। क्या वजह इस देरी की? देखिए, इस बात को लेकर मुद्दे को लेकर जो बहस आप कर रही हैं और जो आपने उसकी रूपरेखा बनाई है, उसमें आपने कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल उठाया है। सवाल इस बात का है कि हमारी कार्यकारिणी ये की बात जो आप कर रही हैं, तो ये हमारी कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में आपको पता है कि हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव कराने की एक व्यवस्था हाईकोर्ट ने दी है सरकार को, और 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की बात कही है पंचायत चुनाव। लेकिन सरकार इस मामले पर अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने में असमर्थ रही। लेकिन उनकी नीयत पता लग गई कि वो इस अध्यादेश को जो आज उन्होंने पारित किया कि 2 या 2 से अधिक बच्चों को वो चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनका एक राजनीतिक तंत्र है। ये राजनीतिक तंत्र में जिस तरह से वोटों की संख्या को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो चूंकि ये भी एक तांत्रिक व्यवस्था कर रहे हैं और जिस तरह से ये राजनीतिक प्रभाव बनाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, बात सवाल यह है कि अगर 2 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, उनकी पॉलिसी में बात मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर के 2 महीने से सरकार इस उधेड़बुन में थी कि किस तरह से चुनावों को मैनेज किया जाए। उसका रास्ता निकाला कि उन्होंने 30 साल पुराने भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने इस देश में, इस प्रदेश में जो 6 करोड़ की जनसंख्या थी, जो आज 8 करोड़ हो चुकी है, उन्होंने दूरगामी नीति बनाते हुए एक अच्छा काम किया, जिसको आज सरकार ने पलट दिया। क्योंकि इनकी दूरदर्शिता क्वालिटी नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन वोटों की राजनीति में अपने वोट किस तरह बढ़ाए जाएं, उस पर नजर रख करके आज इन्होंने 2 या 2 से अधिक बच्चों की बात की है। पूरी दुनिया में बात सामने आ रही है कि आज हम चीन के बाद दूसरे राष्ट्र हैं जिनकी सबसे ज्यादा है, और भारत सरकार जनसंख्या दावा बात करती है। ये बात सही है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन इतनी वृद्धि भी कम नहीं हुई है कि वो बढ़ नहीं रही हो। और अगले 7 साल में हम चीन को भी आगे पार करने जा रहे हैं। उनकी 162 करोड़ की जो जनसंख्या है उसको पार करने जा रहे हैं। तो क्या हमने उद्देश्य पा लिए? क्या उद्देश्य हमको मिल गए? और क्या हमने प्रदेश के हर वासी को स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था मुहैया करा दी है? आप इस बात को निरंदा करते हुए सिर्फ अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और पहली बात यह है कि प्रदेश वासियों को उनके मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था सुनिश्चित ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन मैं अशोक जी से ले लेती हूँ। अशोक जी, आपने प्रदीप जी को सुना है, उन्होंने वजह भी साफ दे दी है कि आप विपक्ष पर तो पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारियों की तो बात कर लीजिए। क्या पंचायत चुनाव जो पहले आदेश आया था समय पर हो जाएगा अप्रैल में? देखो, विषय दोनों था और प्रदीप जी ने किस प्रकार से विषय को घुमाने की कोशिश करी। था संगठन, कांग्रेस का कोई संगठन था भी क्या? था ही नहीं। 45वीं नवंबर में 2025 में बना दिए इन्होंने जिले। जिले क्या है? मान लो ये विपक्ष में है, विपक्ष में कोई आंदोलन करते हैं, कभी दिखते हैं कोई कार्यकर्ता? कांग्रेस में आने के लिए लोग तैयार नहीं है, जा रहे हैं।
या इनसे कांग्रेस से मुंह हो रहा, चलो इनकी पार्टी तय करे वो ठीक है, इनका अंदरूनी मामला है। दूसरा कहा कि पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का, जब भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की जन्म दर और आज की जन्म दर में कितना अंतर है राजस्थान की? आज की जन्म दर 2 या 2.1 से भी नीचे इंडिया की आ चुकी है, राजस्थान की भी आ चुकी है, और कई राज्यों में 1.5 की भी आ चुकी है। अशोक उस जी, समय लेकिन आप जब ये देश बताइए ना, आप लगातार जो कह रहे हैं विपक्ष को लेकर के कि कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों की तैयारियां कितनी, आप तो इसमें बताइए पंचायत चुनाव क्या समय पर होंगे, हाँ या ना? जो डेडलाइन पहले दी गई थी क्या उस पर होंगे या ना? पहले आप लोगों की तैयारियों की तो बात कर लीजिए। नूपुर जी, आपके 2 सवाल हैं, एक तो आपकी तैयारी कैसी है और दूसरा आपका चुनाव कब होगा। ठीक, पहले तैयारी की बात करें। जहां तक कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के श्रम से चलती है और जनता के विश्वास से चलती है। दूसरी पार्टी कौन सी है? कैडर बेस नहीं, मार्क्स पार्टी है, और नेताओं से चलती है, और वो जो चाहें जैसा करें और चाहे जैसे उनको घुमाएं। और जहां तक आपने ये कहा कि चुनाव कब तक हो जाएंगे, हमारी स्पष्ट नीति रही है, चाहे जैसे ही आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आती है, अव्यवहारिक जिले थे उनके लिए कमेटी बनाई। अप्रैल में हो रहे हैं क्या अशोक जी? अप्रैल में हो रहे हैं क्या? पहले 15 अप्रैल की शायद तारीख की बात हुई थी, क्या 15 अप्रैल को हो जाएंगे या तब तक हो जाएंगे? हाईकोर्ट का निर्देश है 15 अप्रैल से पहले कराने का आदेश है उनका। हाँ, मैं बता रहा हूँ। प्रदीप जी बड़े हो रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, और हम भी चाह रहे हैं चुनाव होने चाहिए। एक बाध्यता है कानून की, और उस कानून की बाध्यता से यदि सरकार का डिलिमिटेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, उसमें कोई दौरान पहले ये विपक्ष ये कह रहा था कि सब डिलिमिटेशन नहीं कर रहे हैं, इसका बहाना कर रहे हैं। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के अंदर जो आपने भी किया, जिले बनाए, जिलों को हमने कमेटी बना के कम कर दी, उसके बाद में पूरा डिलिमिटेशन का काम हो गया। ठीक है। जहां तक इनका चुनाव की बताऊं, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 4 बार एप्लीकेशन नहीं लगाई थी जयपुर नगर निगम के चुनाव को बढ़ाने के लिए कि नहीं साहब हम चुनाव नहीं करा सकते 100 साल तक के लिए? नहीं लगाई थी क्या? आपके समय कौन सी ऐसी कानूनी बाध्यता थी, आपने क्यों लगाई? जवाब सेकंड राउंड में प्रदीप जी से मैं लूंगी। हेमंत भाई गोयल साहब हमारे साथ में बने हुए। हेमंत जी, आप बताइए, जो कार्यकारिणी की देरी की बात हो रही है, आपसे समझना चाहेंगे क्या वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या इससे नुकसान होगा? कांग्रेस लगातार जो है पंचायत चुनाव पे लेकर के सवाल उठाती है कि आप समय पर कराइए, लेकिन कांग्रेस की भी तो कार्यकारिणी अभी तक तैयार नहीं। इसे हम कैसे देखें, कैसे समझे? देखिए नुपुर जी, ये प्रश्न आपने कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई प्रदीप जी से किया था, लेकिन वो इस बात पर, इस प्रश्न पर एक लाइन नहीं बोली उन्होंने मुद्दे को घुमा दिया। खैर, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेता है, कांग्रेस के मालिक हैं, है ना, तो वो ये चाहते थे कि संगठन सृजन अभियान एक इन्होंने चलाया, और उसके तहत राजस्थान के 50 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उसके लिए उन्होंने 30 पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे। उनके राजस्थान के नेताओं पर उनको भरोसा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये पर्यवेक्षक में ब्लॉक स्तर तक रायशुमारी करके, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करके, और जिलाध्यक्ष के लिए 6 नामों का पैनल बनाएंगे, और वो पैनल उन्होंने बना के केंद्र को सौंपा, आलाकमान को सौंपा। लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस की बड़ी बुरी बीमारी है, बड़ी पुरानी बीमारी है गुटबंदी की। अब यहाँ तो मोटे तौर पे सचिन पायलट का गुट है, अशोक गहलोत साहब का गुट है, गोविंद सिंह डोटासरा का गुट है, 3 अलग अलग गुट हैं। लेकिन क्या कांग्रेस में क्या है, अब आपने कहा कि सब कार्यकारिणी मुश्किल से तो जिलाध्यक्ष बन पाए। अब जिलाध्यक्ष जैसे राहुल गांधी की मंशा थी उस तरह से तो नहीं बन पाए। मुश्किल से क्यों बने प्रभु? अरे अब आप मुश्किल से मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक सवाल मेरा जवाब नहीं, मेरा सवाल है, आपने कहा आप राजनीतिक विश्लेषक हो, आपने कहा मुश्किल से बने अध्यक्ष, आखिर मुश्किलें कहाँ आई? मुझे बताइए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आप मुझे बताइए, आप बताइए कि मुश्किल से कैसे बने? हाँ, हमारी जनसम्मति से बने, आप ये बात कीजिए और इसको बोलिए, आपकी बारी में आप विश्लेषण कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे अध्यक्ष कैसे बने। आपके मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
आप मुश्किल से हमारे अध्यक्ष कैसे बने हैं उसको व्याख्या कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। मुश्किल से अध्यक्ष कैसे बनाए कांग्रेस ने, उसकी व्याख्या कीजिए। ये बताइए, अगर आप उलझुल बात करेंगे तो मैं उसका प्रतिरोध करूंगा। आप बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष मुश्किल से कैसे बनाए कांग्रेस ने, इसका जानकारी दीजिए। आप उसकी जानकारी दीजिए कि मुश्किल से कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बनाए, इसकी व्याख्या कीजिए। अनर्गल बात नहीं करेंगे आप, अनर्गल बात नहीं करेंगे। आप बताइए कि कांग्रेस के अध्यक्ष मुश्किल से कैसे बने, इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई चैलेंज कर सकते हैं इस तरह से, बात नहीं कर सकते। मुझे व्याख्या कीजिए। आपने बयान दिया यहाँ बैठ के, मुझे बताइए कि मुश्किल से अध्यक्ष कैसे बने कांग्रेस के, उसकी जानकारी मुझे दीजिए। मुझे बताइए, मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा, जवाब लीजिए। तमाम मेहमानों से मेरा अनुरोध है, यदि हम इसे जवाब लीजिए। तमाम मेहमानों से अनुरोध है कि मर्यादा में रहकर के हम मुश्किल से कैसे बने, इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताऊंगा ना। जी बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आइए। आपको 50 जिलाध्यक्ष बनाने थे, आज तक भी आपके 45 बने हैं। जयपुर में पुष्पेंद्र भारद्वाज को बनाना था, किसको बनाया? सुनील शर्मा को। और आपकी राय क्या? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब अध्यक्ष बन गया आप मुझे बात कर रहे हैं, आप मुझे बात करेंगे, आप मुझे बोलने के लिए बात कर रहे हैं, आप मुझे बात करने के लिए जो बन चुका है उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते आप। ये हमारा फैसला है, ये कांग्रेस का फैसला है, कैसे बनाएंगे आप, ये पूछ के नहीं बनाएंगे। आपकी बारी पे आप बोलिएगा, इस बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने कैसे कहा हमारे जितने इजलास बने, हमारे नेतृत्व में बनाए, हमारे नेतृत्व की प्राथमिकताएं बनाए, आपने कैसे कहा कि उसको कैसे कैसे बनाया? ये अपनी मर्यादा में रहिए। आप राजनीति का टिप्पणी करते हैं, उसके लिए आप अधिकृत नहीं है, इस तरह नहीं कर सकते। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर सकते। मेरी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरी राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी क्या हैसियत है? मेरी पार्टी पर कैसे कर सकते हैं? मेरी पार्टी पर इस तरह का कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं करने दूंगा। जो मेरी पार्टी का फैसला है वो अंतिम फैसला है, हमारी प्राथमिकता से फैसला है, इसलिए आप मेरे फैसले पर, मेरी पार्टी के फैसले पर किसी तरह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और जो बन चुके हैं उसके बारे में टिप्पणी ये करते हैं जैसे तैसे बने। ये किस तरह का राजनीतिक विषय बुलाया आपने? क्या इनका अनुभव राजनीतिक, मुझे बताइए जरा, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, मुझे बताइए। ये टिप्पणी कैसे कर रहे हैं, ये टिप्पणी कैसे कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, मुझे बताइए। अगर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं तो इनका क्या बैकग्राउंड है, इनका क्या अनुभव है, मुझे बताइए। इस तरह के लोग जिनका कोई अनुभव नहीं, उस तरह की टिप्पणी पार्टी में करने लगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये इस तरह के अनाड़ी लोग राजनीतिक टिप्पणी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी पार्टी इसका भरपूर विरोध करेगी। जिनकी समझ नहीं, राजनीति समझ नहीं, वो सिर्फ एक पार्टी बनकर बात कर रहे हैं, ये यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, कोई नहीं करेंगे। आप मेरी पार्टी किसी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है। अशोक जी, मेरी हैसियत है, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं राजनीतिक पार्टी प्रवक्ता हूँ। बुलाया है तो आपका कोई अनुभव नहीं है, इनका चयन गलत है, इनका चयन गलत है, इनका चयन गलत है। आपको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, आप जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। इसलिए मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल डिबेट से बाहर निकलने की मांग करता हूँ। जिसको जानकारी नहीं राजनीति की, वो राजनीति की बातें कर रहे हैं। प्रदीप जी, हम ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे यदि नहीं तो फिर आप ये सोचिए कि इन्होंने जो टिप्पणी की है मेरी पार्टी के फैसले पर इन्होंने कैसे उंगली उठाई, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनके क्या अनुभव है, मुझे बताइए। अगर ये राजनीतिक प्रश्न आते हैं तो राजनीतिक टिप्पणी करने के अधिकारी है। यहाँ पर प्लीज पर्सनल जाने के लिए नहीं आए हैं, मुद्दे पर नहीं, सवाल वो नहीं है। इन्होंने राजनीतिक टिप्पणी जो की है मेरी पार्टी के फैसले पर ये उंगली उठा रहे हैं, क्यों? ठीक है, इनका राजनीतिक हैसियत क्या है मुझे बताया जाए। प्रदीप जी, अरे इसकी राजनीतिक हैसियत बताइए। अरे हम तो भी हैं, जनता जहाँ बिठाएगी हम बैठेंगे, जनता जहाँ बिठाएगी हम बैठेंगे। लेकिन आप जैसे लोग सुपारी लेकर बैठते हैं यहाँ पर, ऐसे लोगों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल आप इनकी राजनीतिक हैसियत बताइए सबके सामने, ताकि दर्शकों को मालूम पड़े इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, इनका अनुभव क्या है, मुझे बताइए। इनका अनुभव है तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं होकर के इस बात कर रहे हैं, ऐसे मेरी पार्टी स्वीकार नहीं यहाँ पर करेगी। आप तय करेंगे। एक मिनट प्रदीप जी, एक शो की मर्यादा होती है,
मैं चाहूंगी उनसे कहिए एक मिनट मर्यादा को प्रदीप जी, रखें। मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी ऐसे जब बैठा हूं, ये किसी ऐसे से बैठे चलिए, हैं अशोक और जी। कैसे कांग्रेस की पार्टी पर ये निशाना साध रहे हैं। मुझे इनकी राजनीतिक अनुभव की पृष्ठभूमि चाहिए, मुझे बताएंगे क्या अनुभव है, क्या अनुभव है इस आदमी का, इस व्यक्ति का क्या अनुभव है और आपने इसको किस आधार पर चुना है, इसको किस आधार पर चुना है मुझे बताइए। अगर राजनीतिक अनुभव नहीं है तो राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जनता आपको देख रही है, राजनीतिक सुन टिप्पणी रही करने है। का अधिकार उसी को प्रदीप है जी, जनता जिसको आपको राजनीतिक देख अनुभव रही है, हो। सुन रही है। और इस तरह के प्रदीप जी, इस तरह के लोग बुलाकर जिस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं ये कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस बिल्कुल ऐसे फुटबॉल को चापलूसों को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदीप जी, हम जी, दूसरों को देखने आप से समझ पहले लीजिए इस हम- बात को। एक मिनट, अगर प्रदीप राजनीतिक जी, अनुभव यहाँ है पर- तो टिप्पणी करने का प्रदीप जी, अधिकार भी है। प्रदीप जी, यहाँ पर जनता आपको भी देख रही है, सुन रही है। आप मैं अपनी बात कह रहा हूँ ठीक, और आप वाजिब बात अपनी कह रहा बात- हूँ। आप वो अगर इस बात आदमी का कीजिए ना। राजनीतिक अनुभव है आप तो मैं जवाब इसी बात दीजिए। सुनने को ठीक है, तैयार हूँ। ठीक आप है। मुझे एक बताइए मिनट, एक इनका मिनट, अशोक राजनीतिक जी, अनुभव क्या है, अशोक जी, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। अशोक जी, आप जानने वाले हो। इनके बारे में मैं समझता हूँ, मैं जिम्मेदार आप जानने हूँ। वाले हो। मैं चैनल से पूछ रहा हूँ, मैं चैनल से पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक अनुभव क्या है मुझे बताया जाए। एक मिनट, आप कम से कम बीजेपी के मुझे प्रवक्ता कृपया भी याद इनका प्रदीप व्यक्तित्व जी, बताएं, प्रदीप इनका जी, राजनीतिक अनुभव क्या है, प्रदीप मुझे जी, बताइए। प्रदीप जी, आपके साथ इनका में- राजनीतिक अनुभव प्रदीप क्या है जी, मुझे आप लोग बताइए। यहाँ पर ये मेरी एक- पार्टी के मैं बारे में मानती अलग हूँ, बातें कर रहे हैं, आप इसलिए एक- मैं इनके जानना प्रदीप चाहता हूँ जी, कि इनका आप एक राजनीतिक वरिष्ठ- व्यक्तित्व में क्या प्रदीप वास्ता है जी, इनका, आप राजनीति ये से बता क्या वास्ता है दीजिए। इसका, अरे आप तो ये बता राजनीति से दीजिए। क्या वास्ता है मुझे अरे बताना प्रदीप जी, चाहिए। अगर मुझसे राजनीतिक बहस करने के लिए बैठे हैं तो इनका राजनीतिक अनुभव क्या है मुझे बताइए। प्रदीप इनको जी, बताना पड़ेगा। आप एक वरिष्ठ अगर व्यक्ति इनको हैं, आप राजनीतिक ऐसे- टिप्पणी मैं करने का ऐसे अधिकार नहीं कर नहीं है। पाऊंगी डिबेट में। अशोक जी, अशोक जी, आप बताइए। मैं बताऊँ आपको, ठीक है। देखो कि डिबेट में हम भी बैठे हैं, प्रदीप जी भी बैठे हैं और गोयल साहब भी बैठे हैं, तीनों बैठे हैं, कोई बात नहीं, चलता है डिबेट के अंदर। और जहाँ तक कोई भी किसी की राय से भारतीय जनता पार्टी के बारे में, किसी की पार्टी के बारे में हो या कांग्रेस की पार्टी के बारे में हो, और कोई स्वतंत्र विश्लेषक आता है या कोई वरिष्ठ पत्रकार भी आता है, तो मुझे यह लगता है कि कोई राय, विचार, कोई टिप्पणी वो रख सकता है और उसका प्रत्युत्तर चाहे मेरी पार्टी के लिए क्या है तो मुझे देना चाहिए, यदि चतुर्वेदी जी के लिए क्या है तो चतुर्वेदी को देना चाहिए, वो अपने स्वस्थ रहती है। बाकी कहा कि डिबेट का विषय आपका अच्छा रखा आपने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, यदि संगठन में देरी होती है तो क्या भविष्य में कोई भी चुनाव आएगा, पंचायती राज हो, नगर निकाय के चुनाव हो, उनमें पार्टी कैसे जा सकती है, क्यों अपना एक चेहरा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा कैडर बना हुआ है, हमारे विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं, शक्ति केंद्र का गठन पूरा हो चुका है, जो 52,000 बूथ थे अब 62,000 के लगभग हो रहे हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा तो कैडर पूरा कंप्लीट बन चुका है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन प्रश्न तो ये लगेगा कि विपक्ष में आप थे, पूरी कार्यकारिणी को आपने भंग कर दिया, सचिन पायलट वाली को, और पूरे 5 साल तक आपने बिना कार्यकारिणी के, जिला अध्यक्षों के आपने चलाया, सत्ता चलाई। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। हम तुलनात्मक रूप में यदि करें तो संगठन के रूप में बीजेपी काफी हावी है, और ये तो चतुर्वेदी जी को पता है, ये तो एक आंकड़े हैं। अब चुनाव का होना नहीं होना वो एक टेक्निकल चीज है, कानूनी बिंदु भी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी है। ये नहीं है कि हमने चुनाव आयोग को ऐसा हमारा डिलिमिटेशन नहीं किया हो, हमारी कोई मंशा नहीं हो, लेकिन ठीक है, इनकी जरूर अशोक मंशा जी, नहीं थी। अशोक जी, आपने ठीक है कार्यकारिणी की आपने जिक्र खैर किया है, लेकिन पंचायत चुनावों की भी तस्वीर देखें तो वहाँ पर एक लंबे वक्त से जिन पंचायतों में हालात ऐसे हैं वहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है और उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि चुनाव भी देरी समय पर हो जाने चाहिए? देरी की वजह से बहुत सारे जनहित के काम जो है वहाँ पर अटके हैं। अशोक जी, देखो कि पहले तो जैसे पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ, खत्म होते ही हमने प्रशासन लगाए उन्हीं सरपंचों को जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनको लगा कर उसकी कमेटी के अंदर दिया। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने नहीं किया, और किया है तो ये बता दीजिए कब किया क्या नहीं किया। हमने उन्हीं जनप्रतिनिधियों को दिया जो एज ए रूल्स के अनुसार दिया, वो कम के हमने उनके कोई अधिकारों को नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि उनका चुनाव किस कारण से टला, जो हमने बता दिया आपके जिले थे उनके कारण से हुआ, और डिलिमिटेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब ओबीसी के आयोग की जो रिपोर्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है, कोई राजस्थान का तो है नहीं, और राज्य में भी है, उनका भी तो हो रहा है ना।
और जैसे इनकी आएगी, हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है कि हम चुनाव को हम डिले करना चाहते हैं। डिले करने का काम तो इन्होंने किया, अब हम उसमें कारण तो देंगे, कारण हम बता रहे हैं कि ये कारण है। आपने यदि चुनाव टाले नगर निकायों के और आपने हाई कोर्ट में टाले, तो क्या आपने विजन बताया, सिर्फ कोरोना काल बताया, तो नवंबर में तो कोरोना काल था ही नहीं ना 2020 में, ठीक है, था ही नहीं ना। आपको है। 6 महीने पहले हेमंत जी, आपको मैं बना आपके लेना पास चाहिए था, में क्यों नहीं आऊंगी। बनाया? ठीक है, हेमंत जी आपसे समझना चाहेंगे, कार्यकारिणी को लेकर के जो बात हो रही है कि जब कार्यकारिणी होती है तो जाहिर सी बात है संगठन भी मजबूत होगा, लेकिन जब देरी होती है तो असर क्या कुछ होता है वो समझना चाहेंगे। और क्या इसमें कोई समीकरण की वजह से देरी हो रही है? क्योंकि चर्चाएं हैं कुछ जगह कि जब आदेश दिया गया कि कार्यकारिणी बनेगी तो 51 पदाधिकारी लगा दिए जाए, ये चर्चाओं में सुना है, लेकिन ऐसे में क्या ये 51 पदाधिकारी का फैसला ही कंफ्यूजन की वजह भी बन चुका है? आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन मुझे मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी की बहुत अच्छी मंशा थी कि संगठन सृजन अभियान के तहत नए लोगों का चुनाव किया जाएगा, नई लीडरशिप जिलों में तैयार की जाएगी और उस हिसाब से नए लोगों का चयन किया जाएगा। लेकिन अब वो कितना हो पाया, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं अभी कुछ कहूंगा तो फिर बात का बतंगड़ होगा। और मैंने कहा कि किसी पार्टी में अगर थैली चलती है, सिफारिश चलती है, अरे भाई तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि अगर गांधी परिवार मदद मांगे तो 1000 करोड़ रुपए जुटा कर दिए जाएंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला तेलंगाना के सीएम बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, अब तो कोई पर्दा भी नहीं रह गया भाई, कोई पर्दा नहीं है। वो कह रहे हैं साहब, कार्यकर्ताओं का अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई आपको तैयार रहना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पैसा जुटाया जाएगा और गांधी परिवार को 1 करोड़ रुपए का फंड भेजा जाएगा। तो मैंने यही बात कही कि हाँ, ये अब तो पर्दा भी नहीं रह गया, पहले पर्दे में होता था, अब तो ओपन हो रहा है। अरे भाई, जिन सुनील शर्मा जी को जयपुर जिला अध्यक्ष बनाया गया, उनके खिलाफ तो शशि थरूर ने, जब उनको सांसद का टिकट दिया था कांग्रेस ने, तब शशि थरूर ने उनके खिलाफ ट्वीट किया था कि साहब सुनील शर्मा ने तो गांधी परिवार के खिलाफ अलग टिप्पणी करी है, तब उनका टिकट वापस ले लिया गया था। और चूंकि सुनील शर्मा एक शिक्षाविद है, एक बड़े उद्योगपति, धन्ना से माने जा सकते हैं, धनपति हैं, लेकिन जब एक सांगनेर से आने वाले पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको पहले उनकी पैरवी की गई थी गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे लोगों की तरफ से, रंधावा की तरफ से, लेकिन बाद में सुनील शर्मा को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। तब ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में आई, ये मैं मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा, तब आई ये बातें कि भाई क्या कांग्रेस में ये बात सही है कि थैली चलती है, बोली होती है। और मैं तो कहता हूं ना, मैं तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स बोली के साथ होते थे। सीएम के ओझ क्या करते थे, मुझे बहुत, मैं इसका प्रमाण से सारी बातें कह सकता हूं। लेकिन अब ये बात ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, कार्यकारिणी पूरी गठित नहीं होगी तो काम कैसे हो पाएगा, जमीन पर कार्यकर्ता कैसे जा पाएंगे, जो जनता की हितों की सरोकार है उनको कैसे उठा पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है राजस्थान में, हम तो चाहते हैं मजबूत हो, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, हम तो चाहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी तो उसका तो किसी पर कोई इलाज है नहीं ना। ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन ले लूंगी। प्रदीप जी आप बताइए, हेमंत जी ने जो बातें रखी है उसका रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन आपके अनुभव के चश्मे से एक बात समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में कार्यकारिणी की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नूपुर, मैं एक बात गोयल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो यहाँ राज्य से बैठे हैं, उन्होंने सारी बातें कांग्रेस के बारे में कही है। मैं चाहता हूँ वो 10 शब्द भाजपा के बारे, सरकार के बारे में कुछ कहें, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपने पूरा बखान कांग्रेस के लिए किया, आपने पूरा बखान कांग्रेस के लिए किया है। क्या आप मुझे बताइए, आपकी नजर में भाजपा कैसी पार्टी है, इस पर 10 शब्द बोल दीजिए। आप भाजपा कैसी पार्टी है आपकी नजर में, इस पर 10 शब्द बोल दीजिए, मैं उसको आकलन करना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ, जनता कह रही है ना, अरे तीसरी बार मैं आप बहस कर रहे हैं, आपने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा है, आपने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा है, आपके मुखारबिंद से भाजपा के सुनना चाहता हूँ, मैं आपके मुखारबिंद से 10 शब्द अब भाजपा के प्रति सुनना चाहता हूं कि उनकी सरकार के प्रति आपका क्या नजरिया है। देखिए सरकार का क्या रवैया है वो तो आपके पार्टी के नेता जानते हैं ना। फिर बात अरे सीएम आपका नजरिया, अरे हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ठेकेदारों को मत बुलाइए, कोई अपनी मानसिकता ही नहीं है, इस तरह के लोग जिन्होंने मीडिया के स्तर को भी गिरा दिया, टीवी के स्तर को गिरा दिया, ऐसे लोगों को डिबेट में नहीं आना चाहिए। और मैं आज के चैनल को कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनकी कोई जानकारी नहीं, राजनीतिक
पृष्ठभूमि नहीं, उनको भी ऐसे लोगों को राजनीतिक नहीं बुलाना चाहिए। ये मेरा प्रखर विरोध है इस बात का, और मैं आपके कहना चाहता हूँ ऐसे लोग राजनीतिक अनुभव नहीं, सिर्फ ठेकेदारी बात करते हो, वो यहाँ पर के बैठे उनको यहाँ बुलाना कोई औचित्य नहीं है। और इससे चैनल की साख गिरती है। मैं आपका प्रबंधन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को अपनी बहस का पाठ मत बनाइए, इससे चैनल की साख गिरती है, इससे चैनल की साख गिरती है। ऐसे लोगों को मत बुलाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका चैनल प्रतिष्ठित है, तो ऐसे लोग बुलाइए जिनका अपना अनुभव हो, जिनकी अपनी विचारधारा हो। प्रदीप जी समय सीमा प्लीज अमर्यादित। लेकिन आपने प्रदीप जी मुझे कहना पड़ेगा, माफ कीजिए कि आप एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन आपने भी अभी तक जनहित के मुद्दे का जवाब नहीं दिया कि आपकी कार्यकारिणी की आरोप प्रत्यारोप में नहीं चलते ना। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय सीमा बहुत कम है, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में हर मुद्दे पर बातचीत की है, लेकिन फिलहाल सवाल यहीं पर आकर के खत्म होता है कि कार्यकारिणी का फैसला कब होगा, कब गठन होगा, और क्या वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कांग्रेस की कार्यकारिणी इतने वक्त में, यानी कि तकरीबन 3 महीने का वक्त बीत जाता है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई ढांचा नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ असर होगा, ये देखने वाली बात भविष्य में होगी। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।